चलिए अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत सबसे पहले एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स से ही करेंगे, जो कि 9 महीने बाद धरती पर लौट रही हैं। सुनीता की धरती पर वापसी स्पेसएक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से हो रही है, जिसमें सुनीता के साथ एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर और क्रू 9 के 2 और एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन से रवाना हो चुके हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से चला ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट 19 मार्च की सुबह करीब 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर लैंड करेगा। जब से खबर सामने आई है, सुनीता के पैतृक गांव महसाणा जिले के जुलसाना गांव में खुशी की लहर दौड़ गई है। 9 महीने 13 दिन बाद आखिरकार वो घड़ी आई जब एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती की ओर रवाना हुई। रवाना होने से पहले सुनीता ने साथियों को गले लगाया और हाथ हिलाकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से विदाई ली। ये तस्वीरें उसी पल की हैं जब सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को धरती पर ला रहे स्पेस एक्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग हुआ। इस स्पेस क्राफ्ट में सुनीता और बुच विल्मोर के अलावा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद क्रू 9 के 2 और एस्ट्रोनॉट मौजूद हैं। यानी कुल 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर ये स्पेस क्राफ्ट धरती पर लौट रहा है। ये एक रेस्क्यू मिशन नहीं है। उधर 6 महीना का एक शिफ्ट उधर होता है। तो ये शिफ्ट को उधर एक्सपेडिशन में बोलता है, एक्सपेडिशन 1, एक्सपेडिशन 2 वगैरह वगैरह। एक्सपेडिशन 1 शुरू हुआ 2002 में, 25 इयर्स के पहले नवंबर में एक्सपेडिशन 1 शुरू हुआ। अभी सुनीता विलियम्स था ना उधर, वो एक्सपेडिशन 72 है। जून में सुनीता विलियम्स गया ना, उस समय एक्सपेडिशन 71 था। उस समय ऑलरेडी 7 लोग था। वो 7 लोग जुलाई अगस्त में वो वापस आ गया। सुनीता विलियम्स एंड बेरी उधर रहा एंड धरती से 5 लोग गया। ये 6 लोग एक नया एक्सपेडिशन, मतलब शिफ्ट 72 या एक्सपेडिशन 72 शुरू किया। उनका शिफ्ट टाइम 6 महीना खत्म हो रहा है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की ISS से वापसी पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई है। दरअसल 5 जून 2024 को सुनीता और बुच विल्मोर बोइंग और नासा के 8 दिन के जॉइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर गए थे, जिसका मकसद बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की क्षमता को टेस्ट करना था। लेकिन स्पेसक्राफ्ट में खराबी के कारण दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी धरती पर नहीं हो पाई थी। ऐसे में दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की सकुशल वापसी के लिए नासा को अपने प्लान में कई बार फेरबदल भी करना पड़ा। हालांकि अब 9 महीने बाद सुनीता और उनके साथियों की धरती पर वापसी का सफर शुरू हो चुका है। बताया जा रहा है कि इस सफर में करीब 17 घंटे लगेंगे, जिसमें मौसम के कारण बदलाव भी हो सकता है। नासा के मुताबिक 19 मार्च की सुबह करीब 3:27 पर ये यान फ्लोरिडा के तट पर लैंड होगा, जिसके बाद सुनीता और उनके साथियों को स्ट्रेचर पर मेडिकल टीम के पास ले जाया जाएगा और पहले ही दिन से उनके लिए एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम शुरू किया जाएगा ताकि उनका स्वास्थ्य बेहतर हो सके। आपका ये वॉल्यूम रिडक्शन, आपके ये लंग्स का वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस हो जाता है, उसकी एरोबिक कैपेसिटी जिसको कहते हैं वो कम हो जाती है और आपका बोन मास, मसल मास वो कम हो जाता है। ऐसा रिजल्ट कि आपका जो मसल स्ट्रेंथ है
वो भी कम हो जाती है। साथ में हार्ट के और वेसल्स कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर भी काफी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स आते हैं। तो ये सब चीजों को देखते हुए एक प्रॉपर एक तरीका बनाया गया है, जिसके मद्देनजर जो है हम ये कोशिश करते हैं कि जो मेडिकल टीम वहां पे होती है वो कोशिश करती है कि जितने भी एस्ट्रोनॉट्स हैं वो पहले जो है कुछ एक्सरसाइजेस फ्लाइट के अंदर करें, कुछ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में करें, और फिर जैसे उनको धरती पर लाया जाता है रिहेबिलिटेशन पहले दिन से ही, पहले घंटे से ही उनका रिहेबिलिटेशन शुरू कर दिया जाता है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की वापसी को लेकर न सिर्फ नासा के वैज्ञानिक उत्साहित है, बल्कि सुनीता विलियम्स के पैतृक गांव गुजरात के महसाणा जिले के जुलसाना गांव में भी लोग काफी ज्यादा खुश हैं। इसी खुशी में मंदिर में विशेष पूजा पाठ हो रही है और स्कूल में बच्चे सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। डोला माँ का ये मंदिर कुल देवी का मंदिर माना जाता है और सुनीता विलियम्स की आस्था और उनके परिवार की आस्था भी इस मंदिर में अटूट है। यहाँ एक ज्योत जलाई गई है जो अखंड ज्योत है, और उस ज्योत को तभी विसर्जित किया जाएगा जब सुनीता विलियम्स सकुशल घर लौटेंगी, धरती पर आएंगी, और फिर उसके बाद इस पूजा को पूरा किया जाएगा। ये आयोजन तभी संपन्न होगा। आप देखिए कि इस मंदिर में सुनीता विलियम्स की एक तस्वीर रखी गई है और यहाँ जो गांव वाले हैं, यहाँ के पुजारी हैं, वो लगातार पूजा कर रहे हैं। जो बच्चे आप देख रहे हैं वो यहाँ के एक प्राथमिक स्कूल के बच्चे हैं। ये सुनीता विलियम्स से प्रेरणा लेते हैं। आप देखिए इस स्कूल में सुनीता विलियम्स की तस्वीरें लगाई गई हैं कई जगह पर, ताकि यहाँ के बच्चे सपने देखें, उनके जैसे बने। और अब जब 9.5 महीने की एक प्रतीक्षा के बाद सुनीता विलियम्स एक बार फिर पृथ्वी पर आने वाली हैं, तो यहाँ का बच्चा ये चाहता है कि सुनीता विलियम्स सकुशल घर लौटे। आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि वो ठीक से लौट आए? सुनीता अपने इस पैतृक गांव 2007 और 2013 में आ चुकी है। जुलसाना गांव के लोगों को उम्मीद है कि धरती पर वापसी के बाद सुनीता एक बार फिर अपने गांव आएंगी। गांव वालों की तरह ही सुनीता विलियम्स के रिश्तेदार भी बड़ी बेसब्री से सुनीता के धरती पर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। सभी लोगों को, जो लोग को गौरव है, वो गौरव वाले सभी लोग जो भारतीय हैं, वो सभी को बहुत गौरव है। और खास करके मेरे कुटुंब के सभी परिवार के लोग आज बहुत खुश हैं, वो आनंद मना रहे हैं और प्रभु को सब लोग लग गए हैं प्रार्थना में कि जल्द से जल्द वो वापिस नीचे आ जाए और धरती पर उनकी स्वस्थ शरीर के साथ वापिस आ जाए। मेरे चाचा गुजर गए थे, इसलिए मुझे मिलने आई थी, क्योंकि घर का बड़ा आदमी मैं था सबसे, तो मुझे मिलने आई और मिलने आकर मेरे पास 3 दिन रही। और ये मेरा जो हाथ है वो हाथ बार बार पकड़ लेती थी। फिर मैंने उनको पूछा कि क्या है ये हाथ बहुत क्यों पकड़ती है? तो सुनीता ने कहा कि ये हाथ मेरा डैडी जैसा है, तूने देखता हूँ तो मुझे मेरे डैडी याद आ जाते हैं। ये बात जब कही तब मुझे बिल्कुल मेरी आंख भीनी हो गई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को पत्र लिखकर भारत आने का निमंत्रण दिया है। पीएम मोदी के लिखे इस पत्र को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर जारी किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि भले ही आप हजारों मील दूर हैं, लेकिन आप हमारे दिलों के बहुत करीब हैं। मैं आपको भारत की जनता की ओर से शुभकामनाएं देता हूं। महसाणा से ब्रजेश दोषी और शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इस गुड न्यूज का देश ही नहीं, विदेशों में लोगों को इंतजार है। बात महाकुंभ की कर लेते हैं, जिसका समापन भले ही पिछले महीने हो गया हो, लेकिन आज भी चर्चा उसकी हो रही है। और इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र के दूसरे चरण में महाकुंभ को लेकर संसद को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने महाकुंभ के सफल आयोजन में योगदान देने वालों का धन्यवाद दिया। महाकुंभ के रूप में भारत के विराट स्वरूप के
दर्शन किए। अपनी विरासत पर गर्व का भाव बढ़ता है। एकता की यही भावना भारतीयों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। प्रयागराज की जनता का धन्यवाद करता हूं। भव्य और दिव्य महाकुंभ को खत्म हुए भले ही 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इसकी चर्चा आज भी हो रही है और ये चर्चा होना भी लाजमी है, क्योंकि 45 दिनों के महाकुंभ में न सिर्फ 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौजूदगी का रिकॉर्ड, बल्कि कई और कीर्तिमान त्रिवेणी के पवित्र तट पर रचे गए, जिनका जिक्र एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने किया। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री ने महाकुंभ को लेकर अपना बयान संसद में दिया। बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान आज प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में पहुंचे और उन्होंने महाकुंभ को लेकर संसद को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सबसे पहले महाकुंभ के सफल आयोजन में योगदान देने वालों का शुक्रिया अदा किया। महाकुंभ की सफलता में अनेक लोगों का योगदान है। मैं सरकार के, समाज के सभी कर्मयोगियों का अभिनंदन करता हूं। मैं देश भर के श्रद्धालुओं को, यूपी की जनता, विशेष तौर पर प्रयागराज की जनता का धन्यवाद करता हूं। महाकुंभ से अनेक अमृत निकले हैं। एकता का अमृत इसका बहुत पवित्र प्रसाद है। महाकुंभ में वैसे देश और दुनिया भर से हर उम्र और बोली भाषा के लोग पुण्य कमाने पहुंचे थे, जिनमें बड़ी संख्या आज की युवा पीढ़ी की थी, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में भी किया। साथ ही उन्होंने महाकुंभ को भारत के इतिहास में अहम मोड़ करार दिया और कहा कि महाकुंभ के माध्यम से दुनिया ने देश के विराट स्वरूप को देखा है। मैं ये भी देख रहा हूं कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे संस्कारों के आगे बढ़ने का जो क्रम है, वो भी कितनी सहजता से आगे बढ़ रहा है। आप देखिए, जो हमारी मॉडर्न युवा पीढ़ी है, ये कितने श्रद्धा भाव से महाकुंभ से जुड़े रहे, दूसरे उत्सवों से जुड़े रहे हैं। आज भारत का युवा अपनी परंपरा, अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा को गर्व के साथ अपना रहा है। आज पूरे विश्व में जो बिखराव की स्थितियां हैं, उस दौर में एकजुटता का ये विराट प्रदर्शन हमारी बहुत बड़ी ताकत है। अपने इसी संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी हालिया मॉरिशस यात्रा का भी जिक्र किया और बताया कि उन्होंने मॉरिशस यात्रा पर त्रिवेणी के पवित्र जल को वहां के गंगा तालाब में प्रवाहित किया और मॉरिशस के राष्ट्रपति को भी त्रिवेणी का जल उपहार स्वरूप भेंट दिया। बीते हफ्ते मैं मॉरिशस में था। मैं त्रिवेणी से, प्रयागराज से महाकुंभ के समय का पावन जल लेकर गया था। जब उस पवित्र जल को मॉरिशस के गंगा तालाब में अर्पित किया गया, तो वहां जो श्रद्धा का, आस्था का, उत्सव का माहौल था, वो देखते ही बनता था। इससे पहले भी पीएम मोदी महाकुंभ के समापन पर एक ब्लॉग लिख चुके हैं, जिसमें उन्होंने दुनिया के इस सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले को एकता का महाकुंभ करार दिया था और मुख्यमंत्री के साथ सफाई कर्मियों, पुलिस कर्मियों और नाविकों के समर्पण की तारीफ की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। शुभकामनाएं देता हूं। अब बात करते हैं जीएनटी की उस मुहिम की जो यमुना की सफाई से जुड़ी है। दिल्ली की मौजूदा
एसटीपी यानी कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हमने भी दिखाया था कि 2 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट काम तो एक ही तरह का कर रहे हैं, लेकिन परिणाम अलग अलग है। एक एसटीपी से पानी साफ और पारदर्शी निकलकर यमुना में मिल रहा है, तो दूसरे एसटीपी से निकलने वाला जल गंदा है, मटमैला है। ये सब हमने दिखाया था। गुड न्यूज टुडे की उसी मुहिम का नतीजा सामने आया है। दिल्ली की 37 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता पर नजर रखने के लिए दिल्ली सरकार ने एक सीमित समिति का गठन कर दिया है। दिल्ली जैसे बड़े आबादी वाले शहरों में नदी नालों को साफ रखने के लिए इसी तरह की एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाता है। करीब 2.5 करोड़ की आबादी वाली दिल्ली से होकर बहने वाली यमुना के जल को साफ रखने के लिए छोटे बड़े 37 एसटीपी मौजूद हैं, जिनका एकमात्र काम घरों से निकलने वाले गंदे पानी को यमुना में सीधे गिरने से रोकना है। हालांकि ज्यादातर एसटीपी यमुना का जल प्रदूषित होने से बचा नहीं पा रहे हैं। इसकी वजह उनका सीपीसीबी यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से तय मानकों पर काम नहीं करना है। करीब 3 हफ्ते पहले गुड न्यूज टुडे ने आपको दिल्ली के 2 अलग अलग लोकेशन पर मौजूद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का हाल बताया था। किसी भी नदी को साफ रखने में उस शहर की एसटीपी का बहुत बड़ा योगदान होता है। दिल्ली में यमुना की सफाई के लिए यमुना में मशीनें उतार दी गई हैं, लेकिन क्या ये मशीनें काफी हैं यमुना को साफ करने के लिए? जवाब है नहीं। जरूरी है कि दिल्ली शहर की सभी एसटीपी यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ढंग से काम करें। और क्या ये एसटीपी काम कर रही हैं, यही देखने के लिए हम लगातार अलग अलग इलाकों में पहुंच रहे हैं। इस दौरान हम मजलिस पार्क और नीलोठी में मौजूद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी गए। मजलिस पार्क वाली एसटीपी से निकलने वाला पानी साफ और पारदर्शी निकला। ये एसटीपी है जो कि दिल्ली में मजलिस पार्क के पास में है और ये उसका आउटर सेक्शन है। मतलब अंदर प्लांट है, प्लांट से पानी साफ होकर इस तरह से बाहर निकल रहा है और यहाँ से यमुना में पहुँचेगा। मतलब अब ये ट्रीटेड वाटर ठीक है या फिर नहीं है, साफ है या फिर नहीं है, ये हम चेक करने की कोशिश करते हैं। इस पानी को हमने इस ग्लास में लिया है और ये पानी काफी हद तक साफ दिखाई पड़ रहा है। क्रिस्टल क्लियर वाटर है। ये पानी काला नहीं है, गंदा नहीं है। इसमें आपको सनी हुई मिट्टी दिखाई नहीं पड़ती, कोई कूड़ा कोई करकट दिखाई नहीं पड़ता। मतलब ये पानी काफी हद तक साफ दिखाई पड़ रहा है। इसे आप ट्रांसपेरेंट बोल सकते हैं, इसके आर पार भी दिखाई पड़ रहा है। जबकि नीलोठी एसटीपी से ट्रीट होकर निकलने वाला पानी गंदा और मटमैला दिखा। यानी नीलोठी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नाले के पानी की सफाई में फेल है। अब हम नीलोठी में मौजूद हैं और यहाँ भी एक एसटीपी के पास खड़े हुए हैं। उसके आउटर पॉइंट के ठीक ऊपर खड़े हुए हैं जहाँ से पानी ट्रीट होकर साफ होकर निकल रहा है। ये देखिए, ये पानी यहाँ का है। मजलिस पार्क के पानी में एसटीपी का पानी ट्रीट होने के बाद, साफ होने के बाद जिस तरह क्रिस्टल क्लियर इस ग्लास में दिखाई पड़ रहा था, ये वही ग्लास है। लेकिन इसमें नीलोठी एसटीपी से निकलने वाला पानी जब हमने लिया है तो आप देखिए कितना गंदा ये दिखाई पड़ रहा है। हमारी इसी खबर का असर हुआ है। दिल्ली में मौजूद 37 एसटीपी ठीक तरह से काम करे, इसके लिए अब दिल्ली सरकार की तरफ से हाई लेवल समिति का गठन किया गया है, जिसका नाम वाटर रिसोर्सेज रिकवरी सेल रखा गया है, जो कई पुराने एसटीपी की क्षमता पर नजर रखेंगे। हमारी इस खबर का अब असर हुआ है। दिल्ली सरकार ने वाटर रिसोर्स रिकवरी सेल बनाया है। इस सेल में लगभग सभी डिपार्टमेंट के अधिकारियों को, आईएएस अफसरों को जोड़ा गया है और ये सेल निगरानी रखेगी कि आखिर दिल्ली में सभी एसटीपी किस तरह से काम कर रही हैं। और इतना ही नहीं, एसटीपी से निकलने के बाद जो पानी है उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है, इस बात पर भी ये सेल नजर रखेगा। आपको बता दें कि इसमें
एमसीडी के अधिकारी होंगे, इसमें फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी होंगे, इसमें कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारी होंगे, इसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी होंगे। इस तरह से जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सभी डिपार्टमेंट्स के अधिकारी इस सेल में मौजूद रहेंगे, जो लगातार निगरानी करेंगे कि एसटीपी कैसे काम कर रही है और एसटीपी से निकलने के बाद उस पानी को किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली के ज्यादातर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मानकों पर खरे नहीं उतर रहे हैं और तय सीमा से ज्यादा प्रदूषक यमुना के जल में छोड़ रहे हैं, जिनकी वजह से वो 3 साल की तय सीमा में यमुना की साफ होने में सबसे बड़े बाधक बन रहे हैं। निर्मल यमुना, अविरल यमुना के संकल्प को पूरा करने की दिशा में ही वाटर रिसोर्सेज रिकवरी सेल के तौर पर एक और कदम बढ़ाया गया है। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। केंद्र सरकार ने सेहत से जुड़ा एक अलर्ट जारी किया है। सरकार के मुताबिक गर्मी में कोल्ड ड्रिंक पीना जोखिम भरा हो सकता है और इससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है। अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीने के शौकीन हैं, चाय कॉफी वक्त बेवक्त पीते हैं, तो फिर अलर्ट हो जाइए, क्योंकि आपके लिए ये अलर्ट केंद्र सरकार दे रही है। सरकार के मुताबिक स्वास्थ्य के नजरिए से कोल्ड ड्रिंक का सेवन जोखिम भरा हो सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय कार्यक्रम यानी NPCCHH ने कोल्ड ड्रिंक को लेकर चेतावनी जारी करते हुए लोगों से भीषण गर्मी के मौसम में चाय और कॉफी को भी नजरअंदाज करने की अपील की है। NPCCHH का कहना है कि कोल्ड ड्रिंक कार्बोनेटेड शीतल पेय होते हैं, जिनमें चीनी काफी ज्यादा होती है, जो काफी तेजी से शरीर में पानी की मात्रा कम करने लगती है। गर्मी की चपेट में आने पर इससे गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। हाल ही में मौसम विभाग ने लू का अलर्ट, कई हिस्सों में रेड अलर्ट, गर्म हवाएं चलने और कुछ जगहों पर तो गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया था। भीषण गर्मी की इसी आशंका को देखते हुए ही NPCCHH ने लोगों को कोल्ड ड्रिंक, चाय और कॉफी से बचने की सलाह दी है, ताकि वो डिहाइड्रेशन से बच सकें। NPCCHH के अनुसार लोगों को दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच धूप के सीधे संपर्क में आने से बचने के प्रति जागरूक रहना होगा। साथ ही उन्हें चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक के सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में भी बताना चाहिए, ताकि उन्हें डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी की परेशानी झेलनी न पड़े। चूंकि भीषण गर्मी और लू की स्थिति में डिहाइड्रेशन की आशंका ज्यादा रहती है, तो इससे बचना जरूरी है। लू के दौरान अगर कोल्ड ड्रिंक पिएंगे तो पसीना निकलेगा, जो शरीर में पानी की कमी को बढ़ाएगा। इसलिए लू से बचना है तो सादा पानी ज्यादा पिएं, नारियल पानी जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त पेय जरूर पिएं और कम चीनी वाले फलों का रस पिया जाए। दरअसल शरीर में पानी की कमी से कई समस्याएं होती हैं, मसलन ब्लड प्रेशर और हृदय गति की समस्या हो सकती है, कमजोरी या भ्रम की स्थिति भी हो सकती है, किडनी और दिमाग की सेल्स को नुकसान हो सकता है और नशीले पदार्थ लेने वालों में डिहाइड्रेशन से दिल के दौरे की आशंका बढ़ जाती है। सरकार कहती है कि ज्यादातर लोग जानते ही नहीं कि उन्हें शीतल रखने का दावा करने वाले ठंडे पेय पदार्थ काफी जोखिम भरे भी हो सकते हैं। यही वजह है कि लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए उनको दिनचर्या से जुड़ी छोटी छोटी बातों पर सावधान करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।